Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. Yesterday we have studied about the importance of trees and the effects of deforestation on environment, and we also discussed that what are the natural benefits of trees in respect of environment and commercial uses. So today we have to discuss about the Miyawaki forest method, that कि हम urban forestry Miyawaki method पे कैसे build up करेंगे. But before going to the topic, I request you to subscribe to my channel and also check my other videos related to geography and history. Let's move towards the topic. Miyawaki method was introduced by a Japanese botanist Akira Miyawaki, who invented it. Okay, Miyawaki method of plantation of trees was introduced by a Japanese scientist जिन्होंने ये method introduce करवाया था, और ये method जो है उनके नाम से मुंसलिक है, उनके नाम की वजह से इसको Miyawaki method कहा जाता है. So it is involving plantation of several species very close together in a small pit. मतलब इसका मकसद ये है कि हमने प्लांटेशन इस बेसिस पे या इस मेथड के साथ बिल्टअप करनी है, प्लांटेशन करनी है ऑन द मेथड्स ऑफ रेन फॉरेस्ट. जैसे रेन फॉरेस्ट में हमने पढ़ा हुआ है ना कि देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द ट्रीज एंड देयर आर सो मेनी स्पीशीज फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट. तो उन्हीं रेन फॉरेस्ट को हमने इम्प्लीमेंट करना है अर्बन फॉरेस्ट्री में, या जहाँ पे भी प्लांटेशन हम कर रहे हैं. तो हम ये मियावाकी मेथड के थ्रू अगर करेंगे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं. इसके अलावा यूँ है कि जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी वहाँ पर हर तरह की स्पीशी होगी. मतलब श्रब्स को भी ग्रो किया जाए, लेस हाइटेड ट्रीज़ को भी, कैनोपी लेयर को भी और इमर्जेंट लेयर को भी. जब रेन फॉरेस्ट के मेथड के ऊपर जो फॉरेस्ट हैं या प्लांट्स हैं उनको एक दूसरे के बहुत करीब करके जब हम इनको बिल्ड करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. सबसे पहले डेंस फॉरेस्ट होगा और वही श्रब्स, वही जो डेड प्लांट्स होंगे वो ज़मीन में शामिल होकर बाकी प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन का काम करेंगे. और जैसे ही वो न्यूट्रिशन का काम करेंगे, जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे, जितने ज़्यादा डेंस होंगे, उतने ज़्यादा उनके लीव्स होंगे, और जितने ज़्यादा लीव्स होंगे उतनी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हो सकती है. पर प्रेसिपिटेशन क्यों होगी? क्योंकि जो ट्रीज़ हैं वो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं और ह्यूमिडिटी को हवा के अंदर इंक्रीज़ कर रहे होते हैं. और जब ह्यूमिडिटी होगी तो फिर आगे चल के बारिश भी हो सकती है. बारिश की मिकदार भी ज़्यादा होगी और ह्यूमिडिटी चूँकि टेम्परेचर को भी ऑब्जर्व करके रखता है, एनवायरनमेंट के लिए सेव करके रखता है और ट्रीज़ को प्रोवाइड करता है. इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यही जो डेंस फॉरेस्ट हैं ये नेचुरली ग्रो करेंगे. 300 ईयर्स में जो इनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती है, लेकिन वो 30 to 35 ईयर्स में बढ़ जाएगी. जिस तरह अगर हम डेंस पॉपुलेटेड प्लांटेशन जो हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाए इन द ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मियावाकी मेथड. So trees will grow 10 times faster and absorb 30 times more carbon dioxide. चूँकि इनको न्यूट्रिएंट्स इनके अपने ही डेड प्लांट से मिल रहे होंगे और हर लेयर में अपनी जो डिफरेंट प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं वो अपना रोल किरदार अदा कर रही होंगी, जैसे कि रेन फॉरेस्ट में हो रहा होता है. तो इसी तरह से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसी तरह से 30 टाइम्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड, और इट विल बी absorb 30 times more than अदर टाइप्स ऑफ प्लांटेशन. इसके अलावा डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होगी. जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा ही नॉर्मल प्लांटेशन से ज़्यादा ये इन्वायरमेंट को फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारेगा. मियावाकी मेथड इज़ प्रेजेंटेड ऑन योर स्क्रीन. देख सकते हैं आप कैनोपी लेयर, ट्री लेयर, सब ट्री लेयर एंड श्रब लेयर. जिस तरह से डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फॉरेस्ट या डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स को हम डेंसली पॉपुलेट, मतलब बहुत घने जंगलात की सूरत में छोटे बड़े लीचीज़, मोसेस वगैरह के प्लांटेशन के साथ, मतलब हर तरह का प्लांट स्पीशी यहाँ पर हम ग्रो करेंगे, छोटे से छोटे प्लांट्स लेकर बड़े से बड़े ट्री तक. तो उससे ये होगा कि वो दूसरे बड़े प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन का भी काम करेंगे और इस तरह से एक 30 to 35 ईयर्स की टाइम में इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. मतलब प्लांट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी.
और इससे ये फ़ायदा होगा कि जितना ज़्यादा मियावाकी फॉरेस्ट की लेयर को हम मेंटेन करेंगे वो उतना ज़्यादा ये हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी जो सॉइल इरोजन है उसके प्रोसेस को रोकेगी, इन्वायरमेंट को अपग्रेड करता रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्जॉर्ब होती रहेगी और ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता रहेगा। और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिए कमर्शियल यूजेस वगैरह के, वो सब भी यहीं से पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करता है। अगर आपकी टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी इज़ द वर्किंग फील्ड ऑफ नॉलेज, कि जब आप नॉलेज को वर्किंग फील्ड में ला के इम्प्लीमेंट करते हैं और प्रैक्टिकलिटी के अंदर लेकर आते हैं, मतलब प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं अपने नॉलेज को, उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। यही वजह है कि आज हमारे पास इंटरनेट है। इंटरनेट हमारी टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी मिसाल है, जो कि हमें जो ये एक नॉलेज था लेकिन आज आपको ये एक इंटरनेट की सूरत में नज़र आ रहा है और इस टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बहुत हाई लेवल तक ये लेकर चला गया है। मतलब ये रेडिएशन पर काम करने वाला ये जो सिस्टम है, ये आपको घर बैठे बैठाए आपको बहुत सारी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह से ये टेक्नोलॉजी ही है कि आप देख सकते हैं कि एक वक्त में आपको थोड़े से एक भैंस है वो अगर दूध दे रही है तो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए, जब उसकी प्रोडक्शन को टेक्निकली इम्प्रूव कर दिया जाए टेक्नोलॉजी यूज़ करने की वजह से, तो वो उसका दूध दुगना कर दिया जाता है। इसी तरह से अगर कोई और प्रोडक्शन आप देखें, क्रॉप की प्रोडक्शन आप देखें, तो वो क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसके लिए बेटर प्रोडक्शन के सीड्स जो हैं वो यील्ड की जाती है, उनकी प्रोटेक्शन की जाती है ताकि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में आउटपुट दे सकें। इसी तरह से किसी भी इलाके के अंदर उसकी डेवलपमेंट का जो दारोमदार है टेक्नोलॉजी पे बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि जब इलाका टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होगा, टेक्नोलॉजी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी और वो इलाका इकनॉमिकली भी ग्रो करेगा। इकनॉमिकली ग्रो करने का ये मकसद है जितनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी उतने ज़्यादा लोगों को जॉब्स के मौके मिलेंगे, उतने ज़्यादा लोग बिज़नेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे और वो जितने ज़्यादा लोग इन सारी एक्टिविटीज़ में, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, इतने ज़्यादा वो इकनॉमिकली डेवलप हो जाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं इकनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो साइंस की डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है और साइंस की डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि इकनॉमिक डेवलपमेंट में की वजह से दो तरह की चेंजेस आती हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, या क्वांटिटेटिव चेंजेस या फिर क्वालिटेटिव चेंजेस। मतलब क्वांटिटेटिव चेंजेस तो आपको कैपिटल की सूरत में या मतलब मादा चीज़ें जो होती हैं, मटीरियल्स होते हैं, उनकी सूरत में नज़र आएंगी, जबकि जो क्वालिटेटिव चेंजेस होती हैं वो आपको वो चीज़ें हैं जो ग्रूम तो करती हैं, जैसे आपकी पर्सनालिटी ग्रूम कर रही है, आपको अगर किसी चीज़ का शऊर है, एजुकेशन आपको इम्प्रूव करिए, तो वो आपकी क्वालिटेटिव चेंज है। मतलब ये कि आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको गिन नहीं सकते, लेकिन वो चेंज आपकी बाकी ज़िंदगी के पहलुओं पर बहुत अच्छा असर डालती है, तो हम उसे क्वालिटेटिव चेंजेस कहते हैं। अगर हम इकनॉमिक डेवलपमेंट की क्वांटिटेटिव चेंजेस की बात करें तो जितनी ज़्यादा इकनॉमिकली लोग डेवलप होंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा। मतलब मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन लेवल है वो बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगी। दूसरे नंबर पर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जब प्रोड्यूस होंगी इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर, तो उनकी वजह से जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा। जीडीपी मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये वो वाली सारी प्रोडक्ट्स हैं जो विद इन अ कंट्री जनरेट होती हैं। ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जनरेटेड ऑन द कंट्रीज़ लेवल। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। जितनी इकनॉमिक डेवलपमेंट होगी लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोगों को जॉब्स के मौके मिलेंगे। लोग इकनॉमिक डेवलपमेंट होगी, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल होगा, वो कैपिटल इन्वेस्ट करके, और कैपिटल मतलब उनका सरमाया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट उनकी करेंगे और इन्वेस्टमेंट करने से बिज़नेस एक्टिविटीज़ ज़्यादा प्रमोट होंगी। उसके अलावा कैपिटल उनके पास होगा, उनकी जो आप यूँ समझ लें सरमाया है, जायदाद है, ये होगा, इनकम स्ट्रॉन्ग होगी और कंजम्पशन अच्छी होगी, ठीक है, चीज़ों का यूज़ अच्छा होगा। अब
क्वालिटेटिव चेंजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से कौन सी हो सकती हैं? ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड रहेगी, लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब सोसाइटी कोलैप्स नहीं करेगी। पावर स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जितने ज़्यादा लोग खुशहाल होंगे, इकोनॉमिकली डेवलप होंगे, अगर उनको इकोनॉमिक का कोई इशू नहीं होगा, इकॉनमी का कोई मसला नहीं होगा, इनकम का इशू नहीं होगा, तो वो ज़्यादा हेल्दी और लंबी लाइफ जी सकेंगे। न्यूट्रिशन का कोई इशू नहीं होगा। लाजमी बात है, जब जितनी अच्छी इनकम होगी लोग उतना अच्छा फूड या बैलेंस डाइट को अफोर्ड कर सकेंगे। इसके अलावा सोसाइटी जितनी भी ग्रूम हुई होती है वहाँ पर सेफ्टी उतनी ज़्यादा बढ़ती है। इकोनॉमिकली लोग अगर डेवलप होंगे तो लोगों की जायदादें, लोगों के माल वगैरह भी सेफ़ रहेंगे। मतलब ये कि लोग चोरी और जुर्म की तरफ तभी जाते हैं जब उनकी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती। तो अगर सबकी इकोनॉमिक कंडीशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से बेटर होना शुरू हो जाएगी तो सबके माल और जायदादें महफूज हो जाएंगी, सेफ्टी सबको प्रोवाइड होगी। इसके अलावा हम देखें रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको मेजर चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अब जिस तरह से आपकी बुक में बताया गया है कि सियालकोट की एग्जांपल दी हुई है कि जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूव होते गए हैं, जैसे जैसे उनका टेक्निकली दे हैव इम्प्रूव्ड देमसेल्व्स, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि वो इलाका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ग्रूम कर चुका है। मतलब ये कि वहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा वर्किंग में हैं, और उनकी वर्किंग की वजह से इकोनॉमिकली लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो मैंने अभी आपको बताई हैं और ये आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सारी चीज़ें उनको अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से आज आप वहाँ पर देख सकते हैं कि सियालकोट एक बहुत ही वेल फ्लरिश्ड एरिया कंसिडर किया जाता है और पाकिस्तान का, और एक बहुत ही अर्बनाइज्ड एरिया कंसिडर किया जाता है। वहाँ के लोग इकोनॉमिकली खुशहाल नज़र आते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपना एयरपोर्ट तक खुद बिल्ड कर दिया हुआ है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम देखें कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ रिसोर्सेज की तरफ अगर हम जाएं तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ रिसोर्सेज मींस के होल वर्ल्ड इज़ डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, मतलब पूरी दुनिया जितनी नेशंस में कंट्रीज़ में डिवाइडेड है, एवरी नेशन एवरी कंट्री इज़ डिपेंडिंग ऑन अदर, कि दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि तमाम दुनिया की क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल नहीं है, चाहे वो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए हों, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए हों। कुछ कंट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कुछ के अंदर एग्रीकल्चरल हो रही हैं, और कुछ के अंदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं भी हो सकती, जिसकी वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, और अंडर डेवलप कंट्रीज़ डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर। जैसे कि डेवलप कंट्रीज़ क्यों अंडर डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं, और जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वो एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ हैं। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको अपनी इंडस्ट्री को मूव ऑन करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मतलब रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जिसके लिए वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान की मिसाल ले लें, हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, हमें मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, बड़ी मशीनरी, बड़ी लेवल की जो मेडिसिन वगैरह वो बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हम दूसरी कंट्रीज़ की इंडस्ट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज़ द वर्ल्ड वाइड मूवमेंट टूवर्ड्स इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन integration, the process by which business or other organizations develop international influence or start operating on an international scale. Globalization ये है कि जब हम एक दूसरे के ऊपर, सारी नेशंस एक दूसरे के ऊपर मिल बांट के काम करें, इकोनॉमी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कम्युनिकेशन में, ट्रेड में, जब हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करें, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन के साथ और मिल मिलाकर चल रहे हैं, अपने इंटरनेशनल ट्रेड को, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को एक दूसरे के साथ मिल मिला, क्योंकि कोई भी कंट्री अकेला नहीं रह सकता, उसको ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बनना पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन इसी को कहते हैं जो पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई है। एवरीवन इज़ इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, कि हम हर तरह से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, तो इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। एक दूसरे के रिसोर्सेज पे डिपेंड करना, एक दूसरे के साथ इंटरलेट होना, एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन करना, ये सब कुछ ग्लोबलाइजेशन का ही हिस्सा है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकॉनमी की अगर बात हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि इकॉनमी रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल ऑफ सर्टेन एरिया। किसी एरिया के लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसकी इकॉनमी ही होती है। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री है, तो हम यूँ करते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकॉनमी के
थ्रू अगर हम देखें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल इंटीग्रेशन अराइजिंग फ्रॉम द इंटरचार्ज ऑफ वर्ल्ड व्यूज़, प्रोडक्ट्स, आइडियाज़ एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर्स के जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ एग्रीकल्चर कंट्रीज़ पे और एग्रीकल्चर कंट्रीज़ इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ पे डिपेंड कर रही हैं। ओके, सो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस आप देख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंटरडिपेंडेंस क्या है। ग्लोबलाइजेशन डिस्पाइट डिविजन्स कंट्रीज टाइड टुगेदर लाइक नेवर बिफोर, कि पहले ऐसा रिलेशन कंट्रीज़ के आपस में नहीं हुआ करता था, लेकिन अगर आज आप देखें तो लोग कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिले जुले हुए हैं और एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान की मिसाल ले लें, हम बहुत सी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर भी रहे हैं और बहुत सी कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत सी कंट्रीज़ से हम इंपोर्ट्स मतलब मंगवा भी रहे हैं चीज़ें, ठीक है। इस वजह से हम एक दूसरे पे डिपेंड भी कर रहे हैं और ग्लोबलाइजेशन के एक जाल में भी बुने हुए हैं। इसके अलावा हमारा क्लोज रिलेशनशिप है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं, कल्चरल लिंक्स बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ कल्चरल एक्सचेंज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि टीवी वगैरह पे आपको बहुत से प्रोग्राम्स में कल्चरल प्रोग्राम्स नज़र आते हैं जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ एक जगह पे परफॉर्म कर रहे होते हैं और कल्चर एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ग्लोबल ट्रेड हो रही है और जितनी ज़्यादा भी इन ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह को किसी भी चीज़ को लेके आना जाना, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स ट्रांसपोर्टेशन के बगैर नहीं हो सकती, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है ग्लोबलाइजेशन में। इसी तरह से कम्युनिकेशन भी, कम्युनिकेशन के बगैर तो कोई काम भी नहीं हो सकता। हमें किसी के साथ कोई भी डीलिंग करनी पड़ती है तो कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसके साथ डील करना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन आर द टू मेन की फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और इसी तरह से रिलेशनशिप ऑफ अमंग द कंट्रीज इन विच दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिनको अपनी कंट्री के अंदर लेबर फोर्स रिक्वायर्ड होता है लेकिन नहीं होता, इसलिए वो बाहर से लोगों को मंगवा रहे होते हैं। इसी तरह से गुड्स जो हैं, हम जैसे पाकिस्तान से बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, और जो बाहर के डेवलप कंट्रीज़ हैं वो हमसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मंगवा रहे होते हैं। इसी तरह से इसको हम इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। इंटरडिपेंडेंस अकर्स बिकॉज कंट्रीज़ वेरी इन गुड्स, सर्विसेज एंड प्रोवाइड नीड। कि आप देख सकते हैं कि जो कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ सर्विसेज, कुछ गुड्स जो हैं वो कुछ कंट्री तक स्पेसिफिक है। जैसे एग्रीकल्चर कंट्रीज़ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्रीज़ हैं, वो एग्रीकल्चरल मटेरियल को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास लैंड नहीं है। जैसे मैंने सिंगापुर की एग्जांपल दी थी कि वहाँ पर लैंड उनके पास नहीं है, मतलब वो इस तरह का आइलैंड की तरह का थोड़ा सा इलाका है जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको बहुत सी चीज़ों में दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड करना पड़ता है। ओके, दिस वॉज माई लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड और आपकी मंथली टेस्ट की तैयारी भी हो गई होगी। Please don't forget to like my channel and don't forget to like my videos as well. Thank you. Allah Hafiz.